हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं हमारा प्री बोर्ड का जो एसएसटी का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम शुरू कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक कौन सी है। विच वन इज़ द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान। ये कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायमंड सूत्र। क्योंकि जो बुद्धिस्ट मिशनरी आए थे उन्होंने चाइना से एक हैंड प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, कब? 1768 टू 1770 में। और जो हमारी पुरानी जापानीज बुक है वो प्रिंट हुई थी 868 को, जिसका नाम था डायमंड सूत्र। तो ये इसका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपका, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई। तो व्हेन डिड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कम टू इंडिया। देखिए, इसमें आंसर है ओके, आंसर हो जाएगा आपका मिड 16th सेंचुरी, यानी कि इसका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। ये पहली प्रिंटिंग प्रेस थी जो कि गोवा में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। पुर्तगीज मिशनरी जो आए थे वो इस प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लेकर आए थे, तो 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो देखिए, गोदान जो लिखा है उनका आंसर है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, गोदान लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। इन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं, जैसे बाजार हुस्न, क्रम भूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, मानसरोवर, ईदगाह, इस टाइप की इन्होंने और भी बुकें लिखी हुई हैं। लेकिन फेमस जो आपकी बुक में है वो है गोदान। गोदान जो लिखी गई है वो आपकी प्रेमचंद। हु द फॉलोइंग ऑथर ऑफ नोवेल गोदान इज प्रेमचंद। नेक्स्ट है आपका, नेम द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य का नाम। तो ये हो जाएगा आपका असम। देखिए, इसमें इमेज में दिखा रखा है, इसका आंसर हो जाएगा असम। असम जो है वो आपका इंडिया का मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है टी का। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो असम है, असम कुछ आपकी चाय आपकी केरल साइड में भी होती है। ठीक है, केरला की तरफ भी, लेकिन यहाँ पर असम में ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है, जिस पर जो वाटर है या पानी है वो रुकता नहीं है, बरसात के बाद सीधे निकल जाता है। और ऐसी ही इन्वायरमेंट जो हमारा टी प्रोडक्शन है उसके लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर क्रॉप। इनमें से कौन सी फाइबर क्रॉप है, मतलब कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन। ठीक है, कॉटन जो होती है वो रेशेदार फसल है। देखिए, यहाँ पर एक इमेज दिखा रखी है, ये कॉटन का पेड़ है, प्लांट ऑफ कॉटन, इस तरीके से इस पर कॉटन आती है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो इसके फोर आंसर में जैसे चावल, राइस है, मेज़ है और ग्राउंड नट है, ये आपकी खरीफ की फसल नहीं है। ओके, खरीफ सबकी सब ये खरीफ की फसलें हैं। और ये जो गेहूं है, वीट जो है, ये खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी आ, खरीफ की जो फसलें होती हैं वो आपकी इस समय क्या कहते हैं, मान के चलिएगा जुलाई से लेकर जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक बोई जाती हैं। ठीक है, और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं ये खरीफ की फसलें। और जो हमारी ये इस समय की फसलें हैं जो अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाएंगी, रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं गेहूँ की, और मार्च या अप्रैल मार्च में काट ली जाती हैं। ठीक है, जब इसका कटान होता है गेहूँ का, तो उस समय हमारा होली का त्योहार, मतलब उसके बाद में चैत लग जाता है। चैत में लगभग इसकी जो कटाई है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? नर्मदा रिवर पर है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ये जो बांध है वो आपका ग्रेविटी डैम है पूरा। कौन सी रिवर पर है? नर्मदा रिवर पर है। ठीक है, नर्मदा रिवर जो है किस स्टेट में? तो गुजरात में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि से निर्मित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा प्लांट्स। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, यही सबको
मैन्युफैक्चरिंग करता है इस टाइप की चीज़ें, चाहे वो टेलीफोन हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, जिसमें हम आईसी का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आईसी और उसके साथ अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन बन के आता है कि सिलिकॉन ऑफ वैली, भारत इंडिया की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो वो बेंगलुरु है। ठीक है, और जो वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु स्टार्टेड द सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था। तो अमेरिका में नागरिक आंदोलन शुरू किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ये इनका फोटो है, मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने ही नागरिक अधिकार को लेकर अमेरिका में इस तरीके से मूवमेंट शुरू किए थे। ठीक है, आंदोलन शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज द रूल ऑफ लॉ सीन्स, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में कायदे कानून का शासन देखने को मिलता है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। किसमें मिल जाता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जहाँ पर हम किसी भी पर्सन को, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे, उनको हम बाय वोट चुनते हैं, यानी कि वो उसको वोट देकर हम चुनते हैं ताकि वो हम पे रूल्स या शासन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योगों से क्या अभिप्राय है। देखिए इसको समझिएगा, बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्री डेट प्रोवाइड एसेंशियल्स गुड्स और रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी सच एज स्टील्स, एनर्जी एंड केमिकल्स। मतलब क्या है इसका, बेसिक या की इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि प्रोवाइड कराती हैं एसेंशियल गुड्स, यानी कि कोई आवश्यक या ज़रूरी वस्तुएं, रॉ मटेरियल्स कच्चा माल, फॉर अंदर इंडस्ट्री, यानी कि किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल या फिर एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं, इकोनॉमी की बैकबोन बनाती हैं, इकोनॉमी की बैकबोन बनाती हैं। ठीक है, यानी कि इनके बिना इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। जैसे कि स्टील्स हो गई, आयरन एंड स्टील प्लांट हो गया, एनर्जी प्लांट्स हो गए, केमिकल्स इंडस्ट्री हो गई, तो ये सभी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो आपकी बेसिक इंडस्ट्री में आती हैं। मतलब दूसरी इंडस्ट्री इन पर डिपेंड करती हैं, पहले ये उनके लिए अपना प्रोडक्शन देंगी तब जाके वो दूसरी चीज़ बनाएंगी। जैसे मान के चलिए हमें कोई कार बनानी है, ठीक है, तो कार बनाने के लिए जितने भी पार्ट्स हमको चाहिए होते हैं, जैसे पहले तो स्टील ही चाहिए उसके लिए, आयरन और स्टील, तो आयरन और स्टील देंगी आयरन एंड स्टील कंपनी, वो स्टील दे देगी। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो कोई अलग इंडस्ट्री बना देती हैं और उनको असेंबल करके एक नई कार बना दी जाती है। तो जो पहली इंडस्ट्री थी जिसने रॉ मटेरियल दिया वो हो गई आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, व्हाट इज मीन बाय डेमोक्रेटिक रूल सिस्टम, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है। देखिए, ए डेमोक्रेटिक रूल सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक रूल सिस्टम क्या है, एक गवर्नमेंट का ही एक प्रकार है। वेयर पावर लाइज विद द पीपल, जहाँ जो पावर होती है वो लोगों के हाथों में होती है। एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसको वो डायरेक्टली या फिर अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, ठीक है, उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको संचालित कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। मतलब सरकार में क्या होगा, हम जब हमारी उम्र वोट देने की हो जाती है, हम वोट के द्वारा अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ठीक है, वो एक सरकार का पार्ट बन जाता है और उसके द्वारा नई नई योजनाएं वगैरह, नई नई स्कीम्स या नए नए वर्क जो हैं वो किए जाते हैं, या वो एक तरीके से वो हम पे रूल्स या शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर पर्सन इनकम। देखिए, पर पर्सन इनकम क्या होता है, पर पर्सन इनकम इज द एवरेज इनकम अर्न बाई ईच इंडिविजुअल्स इन ए स्पेसिफिक रीजन, यानी कि किसी एक विशेष प्रकार के क्षेत्र में, ठीक है, जो एवरेज इनकम अर्न करी जाती है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है, उसको भी हम पर पर्सन इनकम कह सकते हैं। या फिर उसके बाद में कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम बाय द पॉपुलेशन, पर कैपिटल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, टोटल पॉपुलेशन, तो हमारी पर कैपिटल इनकम निकल कर आ जाएगी। या फिर
हम ये कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है, किसी क्षेत्र में कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके प्रति व्यक्ति की जो औसत आय है उसी को हम बोल देंगे पर कैपिटल इनकम या फिर प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है डब्ल्यूटीओ का? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट, क्या उद्देश्य है उसका? प्रमोट फ्री, स्वतंत्र, फेयर, निष्पक्ष एंड प्रैक्टिटेबल, यानी कि पूर्वानुमान कह सकते हैं, भविष्य का ये कह सकते हैं ग्लोबल ट्रेड। यानी कि ये क्या करता है, प्रमोट करता है कि अगर आप ग्लोबल ट्रेड कर रहे हैं यानी कि आप अपना वैश्विक व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। वैश्विक व्यापार मतलब एक देश का दूसरे देश से कुछ चीज़ें खरीदी या ली जा रही हों, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? डब्ल्यूटीओ। ये आपको स्वतंत्र करता है, फेयर करता है एंड प्रेडिक्टेबल करता है। साथ में अगर कुछ भी हमारे कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाता है, कोई भी विवाद हो जाता है, ठीक है, किन्हीं दो देशों के बीच में किसी भी प्रोडक्ट को लेकर या किसी इनकम को लेकर, तो उसका भी ये समाधान, उसका भी रिजोल्विंग करता है, ठीक है। साथ में सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और साथ में क्या करता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी सपोर्ट करता है। व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर? आपदा से क्या तात्पर्य है? तो ए डिजास्टर इज अ सडन इवेंट। एक डिजास्टर क्या है? एक अचानक घटना होती है। सेवियर डिवेज, लॉस और डिस्ट्रप्शंस टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड द एनवायरनमेंट, जो जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को गंभीर नुकसान, हानि या फिर बाधा पहुंचाती है। डिजास्टर क्या है? एक ऐसी अचानक होने वाली घटना है जो या तो हमारे जीवन को, हमारी संपत्ति को या पूरे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को, ठीक है, डैमेज कर सकती है, लॉस कर सकती है, ठीक। जैसे फ्लड, बाढ़, ठीक है, अचानक से बाढ़ आ गई, हम क्या कहते हैं इतनी क्या कहते हैं क्वेश्चंस नहीं रख पाए, सावधानी नहीं रख पाए जिससे कि हम खुद को बचा सकें। तो इस तरीके से भी क्या कहते हैं, ये भी क्या एक तरीके का डिजास्टर है। जैसे अर्थक्वेक हो जाता है, ठीक, वो भी क्या है, एक डिजास्टर है। आपने देखा होगा नेपाल वोपाल साइड में बहुत ज़्यादा डिजास्टर आते रहते हैं, क्योंकि ये जो बेल्ट है वो आपका एक डिजास्टर ही बेल्ट है, ठीक है। डिजास्टर बेल्ट, सॉरी क्या कहते हैं, अर्थक्वेक बेल्ट है। अर्थक्वेक बेल्ट में लगातार भूकंप या अर्थक्वेक आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है इसमें, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड रिलीफ इन नेशनल डिजास्टर? यानी कि राष्ट्रीय आपदा में बाढ़ आती है तो कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, इनका काम है, ठीक है। अगर कोई भी राहत पहुंचानी है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही पहुंचाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वर द मेन फैक्टर्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इन 19th सेंचुरी? 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे? तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो रीज़न है वो ये है, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, यानी कि जो यहाँ पर ब्रिटिश लोग आए थे उनकी कुछ नीतियाँ थीं। क्या नीतियाँ थीं? द ब्रिटिश इम्पोज पॉलिसी डेट फेवर्ड रॉ कॉटन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन, स्टिबलिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल था, यहाँ से रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट कर दिया ब्रिटेन में, ठीक है। यहाँ से वो कॉटन प्रोडक्ट करवाते थे, कॉटन को यहाँ उगवाते थे, ग्रो करवाते थे, और उसको कहाँ भेजने लग गए? ब्रिटेन भेजने लगे। स्टिपलिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जिससे जो यहाँ के स्थानीय उत्पादन थे उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर थे, स्थानीय उत्पादक थे, जो कॉटन का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, उन पर इसका बहुत प्रभाव देखा गया, बहुत इम्पैक्ट देखा गया। दूसरा है इसमें इंट्रोड्यूशन ऑफ मशीन मेड्स गुड्स। देखिए, इंडिया में जो आपका कपड़ा बनता था वो या अधिकतर हाथों से या फिर लोकल ही कारीगरों से बनाया जाता था, ठीक है। यहाँ पर इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, यहाँ पर इतनी मशीनें नहीं थी, जबकि ब्रिटेन में मशीनें बन चुकी थी, जिस कारण द राइज ऑफ मैकेनिज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन लीड टू चीपर मास प्रोडक्ट गुड्स फ्लोडिंग इंडियन मार्केट, ठीक है। हुआ क्या, ब्रिटेन के जो मशीनें थी उन्होंने जब ये क्या कहते हैं कपड़े बनाने शुरू किए,
या अपनी गुड्स बनाने या वस्तुएं बनानी शुरू करी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों ने, तो उनको लार्ज स्केल पर बनाया गया, बहुत ज़्यादा पैमाने पर इनको बनाया गया, जिससे क्या हुआ कि इनकी जो कॉस्ट थी, इस जो भी उनका फैब्रिक्स था उसकी जो कॉस्ट थी, जो कपड़े की कॉस्ट थी, वो कम होती चली गई। मतलब अगर आप किसी को ज़्यादा पैमाने पर मशीन से बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि सस्ते और यहाँ पर कपड़े आने लगे, जिससे भारतीय बाजार जो थे, हमारे यहाँ के बाजार जो थे वो भरने लगे। थर्ड पॉइंट है डिक्रीजिंग डोमेस्टिक डिमांड, यानी कि स्थानीय मांग में गिरावट। लोकल डिमांड डिक्रीज एट ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री स्ट्रगल अगेंस्ट चीपर ब्रिटिश इम्पोर्ट्स। लोकल डिमांड में कमी आई, यानी कि यहाँ की जो डिमांड थी कपड़े की वो कम होने लगी धीरे धीरे एज ट्रेडिशनल क्राफ्ट, क्योंकि हमारे जो थे वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट और हैंडलूम मतलब हाथों से बनाए हुए कुछ हल्की फुल्की मशीनों का यूज करके ही बनाए कपड़े बनाए जा रहे थे यहाँ पर, जिस कारण उनकी डिमांड कम होती गई। ठीक है, जो ब्रिटिश से माल आ रहा था वो उसकी मांग बढ़ती चली गई, सो सस्ती चीज़ें आ रही थी, तो सस्ते ब्रिटिश आयातों के कारण पारंपरिक हस्ती और हथकरघा उद्योग की मांग घट गई। यानी कि वहाँ से जब सस्ती चीज़ें आई तो यहाँ पर जो हैंडलूम, यानी कि आप कुछ चीज़ हाथ से बनाओगे तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, जिस कारण वो महंगी हो जाती है। तो लोगों ने महंगी को छोड़कर सस्ती पर मूव कर दिया उन्होंने कि सस्ती चीज़ें हम लेंगे, महंगी चीज़ें नहीं लेंगे, इस कारण की डिमांड कम हो गई। फोर्थ है इंडियन लैक्ड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी टू कम्पीट विद इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। भारत में जो यहाँ का बुनियादी ढांचा था, ठीक है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ का, और जो टेक्नोलॉजी थी वो उतनी सक्सेस नहीं थी, ठीक है, जितनी कि यूरोप में थी। इस कारण हम उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि इंडिया लेक्ड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के पास में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की लेकिंग थी, यानी कि कमी थी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और टेक्नोलॉजी की कमी थी, जिस कारण हम दूसरी इंडस्ट्री के जो कंट्री थी उनकी इंडस्ट्री से कंपेट, यानी कि उनसे हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इम्पैक्ट डिड द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ ईयर 1929 कास्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि 1929 की आर्थिक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन 1929 सेवरल इम्पैक्ट इंडियाज इकोनॉमी बाय कॉजिंग ए शार्प डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स particularly of raw materials like cotton and jute. Prices of agriculture product fell affecting farmers incomes. Industry faced reducing demand leading to factory closures and rising unemployments. Overall the economy experienced stagnations and increased poverty. देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्या क्या इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। शार्प डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, यानी कि जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था माल, ठीक है, किस टाइप का माल, लाइक कॉटन एंड जूट, ठीक है, उसमें बहुत कमी देखी गई, डिक्लाइन हो गई वो, ठीक है, उसमें क्या देखी गई, कमी देखी गई। यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसमें कमी होने लगी, यहाँ से कच्चा माल जाता था, जूट जाती थी, कपास जाता था, ये सब चीज़ें कम हो के निर्यात में या एक्सपोर्ट में कमी आई। और क्या हुआ इसके अलावा, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फेल, यानी कि यहाँ पर जो कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे, जो कृषि उत्पाद थे, उनका प्राइस गिर गया, जिससे जो किसान थे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे। ठीक है, इंडस्ट्रीज फेस रिड्यूस डिमांड, इंडस्ट्री ने देखा कि डिमांड में धीरे धीरे करके कमी आ रही है, ठीक है, तो उनको अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ी, क्लोज करनी पड़ी, जिस कारण अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, इससे यही हुआ कि अर्थव्यवस्था में मंदी और गरीबी में वृद्धि हो गई, यानी कि अर्थव्यवस्था हमारी धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो गई इकोनॉमी, जिससे पॉवर्टी रेट बढ़ने लग गया, गरीबी की समस्या बढ़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ कंट्री, एक्सप्लेन।
परिवहन संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं, स्पष्ट करें। तो देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आर कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ कंट्री बिकॉज दे इनेबल द मूवमेंट्स ऑफ गुड। वो क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। दे इनेबल द मूवमेंट्स यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किस किस का, गुड्स का, सर्विस का, लोगों का, ठीक है, जिससे हमारी ड्राइविंग इकोनॉमिक में ग्रोथ होती है। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से या सर्विस से जो भी इनकम होती है, उससे हमारे देश की, हमारे कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, बढ़ती है, ठीक है। दे कनेक्ट रिमोट एरिया विद अर्बन सेंटर। वो क्या करते हैं कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, ठीक है, रिमोट एरिया यानी कि जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र है, उनको अर्बन सेंटर यानी कि शहरी क्षेत्रों से कनेक्ट करते हैं। फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है, जिससे व्यापार और कल्चर यानी कि संस्कृति दोनों का ही आदान प्रदान होता है। ट्रेड मतलब व्यापार, और कल्चर क्या हो गया, संस्कृति, दोनों का आदान प्रदान होता है। मतलब अभी आप देखते होंगे अपने आसपास में, तो बहुत सारी फॉरेन गुड्स हमारे पास में हैं, बहुत सारी विदेशी वस्तुएं हमारे पास में हैं, जैसे कपड़े से लेकर आपके मेकअप तक, या फिर इसके अलावा शूज हुए, वॉचेस हो गई, टीवी हो गया, ये सब जो विदेश में बन रही हैं वो हमारे तक पहुंच जा रही हैं। उसका रीज़न क्या है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसी के कारण यहाँ पर आ रही हैं। और इसके अलावा हमारा कल्चर चेंज होता चला जा रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं अपने आसपास में, तो बहुत सारे हम फॉरेन फूड्स खा रहे हैं, विदेशी जो भोजन है उसको ग्रहण कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे पास में हमारे अ, कपड़े हैं, पहनने के कपड़े हैं, उनमें भी हम बदलाव देखने मिलते हैं। इफिशियंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड सोशल इंटीग्रेशन। इफिशियंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो इफिशियंट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव करता है एक्सेसिबिलिटी एंड सोशल इंटीग्रेशन। मतलब कि समाज और हमारी जो पहुंच है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करता है कि हमारी पहुंच ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन तक पहुंच सके, जिससे सामाजिकीकरण में सुधार होता है। उनके अलावा विदाउट देम ए कंट्री डेवलप एंड फंक्शनिंग वुड बी सेवरल हिंड्रेड, ठीक है, इसके बिना देश का विकास और संचालन गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। तो ये एक ऐसी सर्विस है जिसको हम लाइफ लाइन कहते हैं हमारी कंट्री की। अगर ये नहीं होगी तो हर चीज़ों के जो प्राइस है वो आपके प्राइस क्या, वो चीज़ें मिलनी ही बंद हो जाएंगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अब मान लीजिए अगर मार्केट में ऑनियन यानी कि प्याज की कमी हो गई, ठीक है, तो प्राइस, प्याज के जो प्राइस हैं, जो इनके प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। अब बाहर से जब तक अनियन या प्याज नहीं आएगी तब तक यहाँ के प्राइस कम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और उसको लाने का काम करेगा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट अगर बंद है तो हर चीज़ रुक जाएगी, एक तरीके से पूरी इकोनॉमी हमारी ठहर सी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। यानी चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए चावल की खेती के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो टेम्परेचर होना चाहिए 25 to 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर कैसा होना चाहिए, रिक्वायर प्लेंटीफुल रेनफॉल और इरीगेशन एंड हाई वाटर टेबल। कैसा रहना चाहिए हमारे पास में, उच्च जल स्तर रहना चाहिए, यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जो सॉइल है वो फर्टाइल होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन सी होती है, एल्यूवल सॉइल, जिसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऐसी सॉइल जिसमें न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वो कौन सी होती है आपकी, ग्रो बेस्ट इन एल्यूवल न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, यानी कि जो हमारी क्या कहते हैं जलोढ़ मिट्टी होती है, जो एल्यूवल सॉइल है, ये वेस्ट होती है इसके लिए। लॉन्ग ग्रोइंग सीजन नीड्स अराउंड 4 to 6 मंथ फॉर फुल डेवलपमेंट, यानी कि इसको, ये तो डिपेंड करता है अलग अलग क्षेत्र पर, ठीक है। 4 to 6, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के राइस आते हैं, अलग वैरायटी के चावल आते हैं, जिस कारण उनका जो टाइम पीरियड होता है फुल होने का, फुल डेवलप होने का, वो अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए 4 to 6 महीने इसमें रखा गया है। मेंशन 3 चैलेंजेस डेट फेस डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के सामने मौजूद 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन सी 3 चुनौतियाँ लोकतंत्र के सामने होंगी। तो पहला है करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। उसमें क्या करते हैं,
जो लीडर्स या ऑफिशियल लोग हैं यानी जो अधिकारी और नेता लोग हैं वो मिसयूज करते हैं अपनी पावर का फॉर पर्सनल गेन, यानी कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी जो पावर है उसका यूज करते हैं। वीकिंग ट्रस्ट इन द सिस्टम, जिस प्रकार से क्या होता है जो विश्वास होता है हमारा वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा अब किसी नेता का कोई लड़का है, ठीक है, वो कोई गलत काम कर देता है, ठीक, तो जब वो गलत काम कर रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो होता क्या है, जो लोग पावर में हैं उसको वो किसी न किसी तरीके से दाव पेच खेलकर उसको बचा लेते हैं या फिर उसकी सज़ा कम करा देते हैं, क्योंकि वो पावर में है, उनके पास में पावर है और वो उसका गलत मिसयूज करते हैं। या मान लीजिए किसी गरीब के साथ में कोई अन्याय हो रहा है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ को वो आने ही नहीं देते, जैसे कि मूवियों में दिखा भी रखा है। तो ये है। दूसरा आता है अनइक्वलिटी। नॉट एवरीवन हैज़ इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी और रिसोर्स। इसमें क्या होता है कि सभी को, जो भी टोटल सभी लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी और रिसोर्स की इक्वलिटी नहीं मिल पाती, यानी कि सभी को अवसर और संसाधन नहीं मिल पाते, विच कैन लीड टू सोशल अनरेस्ट, जिससे क्या होता है सामाजिक अशांति का कारण हो जाता है, यानी सामाजिक अशांति जन्म लेती है। जब लोग इक्वल नहीं रहते हैं, सबको समान अवसर नहीं मिल पाता, तो इससे सामाजिक अशांति भंग हो जाती है। ठीक है। थर्ड है आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप इन गवर्नमेंट पॉलिसी कैन कोज अनसर्टेनिटी एंड डिस्टर्ब डेवलपमेंट, यानी कि अगर लीडरशिप में या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है बार बार अगर बदलती रहती हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो रुक जाता है बार बार चेंज हो जाने से। क्योंकि कुछ सरकार कुछ नीतियाँ बनाती है जिनको वो पूरा करना चाहती है। अब मान लीजिए उनकी सरकार बीच में ही ख़त्म हो गई तो वो नीतियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, तो जो वो करना चाहते थे वो नहीं हो पाएगा। अब नई सरकार को नई नीति बनाएगी। इस तरीके से क्या होता है, इनकी जो बार बार गवर्नमेंट के चेंज होने से भी इस तरह की समस्या हमको देखने मिल जाती है, बहुत से चैलेंजेस देखने मिलते हैं डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई पीपल फेल डेमोक्रेसी मच बेटर गिवन एनी थ्री सुटेबल रीजन्स। लोग लोकतंत्र को क्यों अधिक पसंद करते हैं, कोई तीन उपयुक्त कारण लिखिए। देखिए, फर्स्ट ये है एवरीवन्स वॉइस मैटर, ठीक है, हर किसी की आवाज़ महत्वपूर्ण है। इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन कैन वोट एंड हैव ए से इन डिसीजंस, ठीक है, लोकतंत्र में हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार है, ठीक है, और जो डिसीजन है उनमें भाग लेने का भी अधिकार है। कि वोट देंगे तो वो डिसीजन भी तो हुआ ना कि हम किसको चुन रहे हैं, ये भी एक तरह का डिसीजन ही बन के आ रहा है, तो भाग लेने का डिसीजन में अधिकार है कि भाई हमें किसकी सरकार लेकर आनी है। दूसरा होता है राइट आर प्रोटेक्टेड, यानी कि जो हमारे अधिकारों की सुरक्षा। इट इंश्योर बेसिक फ्रीडम्स एंड राइट्स स्टॉपिंग एनीवन फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है, ये हमें इंश्योर करता है कि बेसिक फ्रीडम और राइट्स हमको क्या देता है, हमको जो स्वतंत्रता है, जो मूल स्वतंत्रता बेसिक स्वतंत्रता है और जो हमारे अधिकार हैं, ठीक है, वो हमको देता है। और हम कोई भी हमसे अनफेयर ना करे, हमारे साथ कोई अन्याय ना करे, उसकी हमें एक तरीके से सिक्योरिटी भी देता है। तो यह बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकारों की गारंटी देता है जिससे किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है लीडर्स आर आंसरेबल। जो हमारे नेता होते हैं वो क्या होते हैं, जवाबदेही होते हैं। लीडर मस्ट लिसन टू द पीपल। लीडर्स किसी सुनते हैं, लीडर्स को लोगों को सुनना चाहिए। एंड इफ दे डू ए बैड जॉब, अगर वो गलत काम करते हैं, दे कैन बी वोटेड आउट, तो उन्हें वोट के जरिए हटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि लीडर्स को लोगों की बात सुननी है, जनता की बात सुननी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जनता उनको हटा सकती है। ठीक है, अगली बार वोट नहीं देगी, हटा देगी उसको, किसी नए को चुन लेगी। अगला है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली जो व्यवस्था है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जितने भी वयस्क लोग हैं, जितने भी एडल्ट लोग हैं, सबको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, कास्ट का हो, रिलीजन का हो, सबको हैज़ द राइट टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार है। दूसरा है रूल्स ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। एवरीवन
प्रत्येक इंक्लूडिंग लीडर, चाहे कोई नेता हो, इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, एंड द लॉ इज अप्लाइड फेयरली, चाहे वो कोई भी नेता हो या सामान्य नागरिक हो, ठीक है, कोई भी हो, वो कानून के सामने सबके सब समान हैं, ठीक है, और सभी पे कानून अप्लाई, यानी कि फेयरली मतलब निष्पक्ष रूप से अप्लाई होता है, यानी सभी को समान लोग हैं, कानून के नज़र में सब समान हैं, और सभी को समान अधिकार मिलते हैं, और सभी को समान कानून मानने पड़ता है। सेपरेशन ऑफ पावर, थर्ड पॉइंट, द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेस, गवर्नमेंट जो है हमारी सरकार जो है वो तीन शाखाओं में बटी हुई है। पहली है लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, एंड जुडिशरी और न्यायपालिका। तो ये तीनों में बटी हुई है, ईच विद डिस्टिंक्ट रोल, जो सबका क्या है अलग अलग रोल है ना, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेदारी जो है वो भी अलग अलग है। टू मेंटेन चेक एंड बैलेंस, ताकि संतुलन बना रहे, यानी कि सभी जो हैं, चाहे वो आपका लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर जुडिशरी हो, ये सभी अपना अलग अलग काम करते रहते हैं, जिससे कि हमारा जो बैलेंस है, जो कानून में बैलेंस है या कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग वो बना रहे, ठीक है, कोई भी किसी दूसरे के मामले में क्या कहते हैं इंटरफेयर नहीं करता है। नेक्स्ट, Why was there a need of the creations of the Consumer Protection Act 1986 mention four rights of the consumer? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? उपभोक्ता के 4 अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, The Consumer Protection Act of 1986 was created to safeguard the interest of consumer against unfair trade practices, exploitations, and the ensure that they receive quality good and service. आवश्यकता इसलिए इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि जो उपभोक्ता के जो हित हैं, ठीक है, उनकी रक्षा की जा सके, जो भी उनके साथ होने वाले अनुचित व्यापार हैं या प्रथाएं हैं उनके शोषण से बचाया जा सके, और यह तय किया जा सके कि उनको जो भी गुड्स मिल रही हैं या सर्विस मिल रही हैं वो क्वालिटी वाली हों, वो अच्छी क्वालिटी को हों, ठीक है, क्वालिटीज गुड्स एंड सर्विस, उनकी क्वालिटी अच्छी हो। मतलब कहने का ये है कि इस एक्ट के तहत, ठीक है, किसी भी कंज्यूमर के, किसी भी ग्राहक के साथ होने वाले अन्याय से बचा जा सकता है, यानी उसकी सुरक्षा इस एक्ट के तहत की जा सकती है, ठीक है। अब कौन कौन से हो सकते हैं, वो है आपका राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट डेट आर हार्मफुल टू हेल्थ और लाइफ, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो किसी कंज्यूमर के लिए, किसी उपभोक्ता के लिए, किसी ग्राहक के लिए उसके स्वास्थ्य या जीवन के लिए हानिकारक हो, ठीक है, तो उनकी सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है, राइट टू सेफ्टी का। दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर्स शुड बी गिवन क्लियर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस दे आर बाइंग, उपभोक्ता को या फिर ग्राहक को जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या सर्विस खरीद रहे हैं, ठीक है, उसकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्लियर एंड एक्यूरेट, यानी कि उसमें जो उनको जानकारी मिले वो आपकी सटीक और स्पष्ट जानकारी हो, उसमें कोई हेर फेर ना करा गया हो कि हमारा प्रोडक्ट इस टाइप का है, तो वैसी पूरी क्लियर जानकारी मिलनी चाहिए, उसमें गलत, उसके बारे में बड़ा चढ़ा कर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं लिखा होना चाहिए। फोर्थ है आपका राइट टू चॉइस, कंज्यूमर हैव द राइट टू चॉइस फ्रॉम द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, यानी कि कंज्यूमर को ये भी अधिकार है कि वो अपनी मनपसंद जो भी जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनमें से मनपसंद ये देखकर कि कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए सही होगा और किसकी कीमत कितनी है, ठीक है, तो उसको कंपेयर करने का प्राइसेस में, और अपनी पसंद की गुड्स या प्रोडक्ट चुनने का अधिकार है उसको। राइट टू रिड्रेसल, यानी कि न्याय का अधिकार, कंज्यूमर कैन सी कंपनसेशन और सॉल्यूशन इफ दे आर हार्म और मिसलीड बाय प्रोडक्ट और सर्विस, अगर जो ग्राहक है उसके साथ में कोई भी नुकसान या धोखाधड़ी होती है, ठीक है, तो वे मुआवजे या समाधान की मांग कर सकते हैं कि भाई तुमने हमें ये गलत चीज़ दी है
उसके बाद में हमें मुआवजा चाहिए, तो इसके लिए वो कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, ग्राहक सेवा में जा सकते हैं। और इसी के लिए ये एक्ट बनाया गया था, ताकि किसी भी ग्राहक के, किसी भी कंज्यूमर के साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्कस बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट्स एंड डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी के बीच हमको विभेद करना है, बताना है क्या है। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू पीपल हु आर एक्टिवली सीकिंग वर्क बट कैन नॉट फाइंड एनी, इट इज़ क्लियरली विजिबल एंड मेजरेबल। ठीक है, मतलब ये है कि लोग चाहते तो हैं वो काम करें, ठीक है, सीकिंग वर्क यानी कि वो वर्क की खोज में जाते तो हैं, लेकिन उनको कोई भी काम नहीं मिल पाता, उनको कोई जॉब नहीं मिल पाती है। ठीक है, इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग काम की तलाश में होते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। इसको हम आसानी से देख सकते हैं और माप सकते हैं। दूसरा आपका डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, अकस व्हेन पीपल आर वर्किंग बट देयर वर्क डज नॉट कंट्रीब्यूट मच द इकोनॉमी और मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन नीडेड फॉर टास्क इट हिडन एंड नॉट इजीली विजिबल। ये इस तरीके के होते हैं जब व्हेन पीपल आर वर्किंग, यानी कि लोग काम तो कर रहे हैं, लोग पीपल वर्किंग वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूट है वो इकोनॉमी में नहीं आ पा रहा है, यानी कि उनका जो योगदान है वो इकोनॉमी में नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर जितने लोग होने चाहिए उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा कि कोई आपका एक छोटा सा खेत है, उस पर केवल 2 ही लोग काम कर रहे हैं। ठीक, अब 2 की जगह अगर उस पर 8 लोग लग जाएं तो काम तो भी करेंगे, लेकिन उस पर उस खेत में केवल 2 लोगों की जरूरत थी, और 2 से ज़्यादा यानी कि 8 लोग लगे हुए हैं, मतलब 6 लोग उसमें एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। जो जो 6 लोग हैं वही समझ लीजिए वही आपका ये क्या कहते हैं डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वही है आपकी छिपी बेरोजगारी, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका काम दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जबकि जो खुली बेरोजगारी होती है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें काम विजिबल हो सकता है, उसमें वर्क विजिबल होता है, साथ में वो क्लियरली मेजरेबल भी रहता है, यानी कि उसको हम माप भी सकते हैं, लेकिन इसको नहीं माप सकते। नेक्स्ट है आपका मेंशन फ्यू फैक्टर्स विच कोज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, यानी कि ऐसे कुछ कारकों की चर्चा करनी है जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो जैसे पीछे हमने देखा 1986 का जो एक्ट था, ये पीछे वाला, ये हमको कुछ बताता है, कुछ हमको राइट्स देता है, ताकि हम अपने साथ में होने वाले किसी भी फ्रॉड से बच सकें। ठीक, तो उसी पर बेस है ये, थोड़ा सा देखिएगा। क्या करती हैं कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ अलग अलग तरीके अपनाती हैं। जैसे पहला आपका फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, कंपनीज मिसलीडिंग कंज्यूमर विद एक्सग्रेटेड क्लेम्स अबाउट प्रोडक्ट्स। कंपनियां क्या करती हैं, जो उनके उत्पाद होते हैं उनके को वह बढ़ा चढ़ा कर या झूठे दावे करती हैं, मिसलीड करती है कंज्यूमर को। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए शैम्पू का ऐड हो गया, बाल बढ़ जाएंगे, काले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर का बढ़ा चढ़ा कर उसमें कहती हैं शाइनी बाल और ऐसे बाल और वैसे बाल। तो इस टाइप के जो हैं वो फॉल्स एडवर्टाइजिंग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो पाता जब हम लेकर आते हैं। दूसरा है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी कंपनियां अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको वो आपकी क्वालिटी को लेकर कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, है ना, कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं बेचते ताकि उनके प्रोडक्ट आसानी से बिक जाएं, सस्ते रहें। तो सेलिंग सब स्टैंडर्ड और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स विदाउट प्रॉपर क्वालिटी चेक, बिना किसी क्वालिटी चेक के वो अपने जो प्रोडक्ट हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, उनको बेच देते हैं। ठीक है, जैसे हेलमेट को देखें तो कुछ सस्ते सस्ते हेलमेट आते हैं जिन पर ये ISI इस तरीके का मार्क नहीं हो पाता है, यानी कि वो जो है वो सेफ्टी के पर्पज़ से, अगर जिस पे ये मार्क्स है वो सही है, इसके पास ये मार्क्स नहीं होता है ISI का, तो वो सेफ्टी के पर्पज़ से सही नहीं होते हैं, इसलिए वो सस्ते भी मिल जाते हैं। उनकी क्वालिटी कैसी होती है, प्रोडक्ट की पुअर होती है, ख़राब क्वालिटी होती है। हाई प्राइसेस, चार्जिंग एक्सेसिव प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विस, टेकिंग एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर्स। क्या करते हैं, कभी कभी ये अपने जो प्राइसेस हैं सर्विस के या गुड्स के प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर है उसका एडवांटेज लिया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, यानी कि ख़राब प्रोडक्ट होगा या कैसे प्रोडक्ट होगा, जितनी उसकी कीमत नहीं होती उससे बढ़ा चढ़ाकर उस पर कीमत लिखी जाती है।
आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कीमत लिखी होती है, ठीक है, लेकिन जब आप दुकान से लेने जाते हैं कभी कभार तो वो बहुत कम कीमत में मिल जाता है, बहुत कॉस्टली नहीं होता है। अगला है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, नो प्रोवाइडिंग क्लियर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट लीडिंग टू कन्फ्यूजन। ये जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते, जिससे कन्फ्यूजन होता है इस तरीके का। तो ये सब जो हैं ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक्सप्लॉइटेशन कंज्यूमर के साथ में करते हैं, उनका शोषण करते हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट पर पूरी चीज़ें नहीं लिखती। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप चिप्स का पैकेट लेने चाहते हैं तो उस पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, कितने न्यूट्रिशंस हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। साथ में उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, ठीक है, वो भी सब चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि लिखती कुछ और हैं और उसके प्रोडक्ट के अंदर होता कुछ और ही है, ठीक है। तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन में मिसलीडिंग भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।